हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एक लॉन्ग कंडक्टर वायर के लिए किसी एक पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं, मींस ई के बारे में। और इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी वहाँ पर हमने गॉस थ्योरम के बारे में देखा था, यही पेज यूज किया था मैंने। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार पहले से देख लो, क्योंकि ये जो है आज यूज होने वाला है हमारा, जो हम डेरिवेशन आज करने वाले हैं इसके लिए छोटी सी उसमें। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पेज को डिवाइड कर लेता हूँ और अगर मैं इसे नेम दूँ हेडिंग तो बेसिकली हमें क्या करना है, अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूँ तो हम एक काम करेंगे कि एक कंडक्टर लेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि हम ये निकाल क्यों रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमारा क्या लेना देना, तो हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये होता है हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, चार्ज ये होता है हमारा, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ज़रूरत होती है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके ई डी एक्स का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ई निकाल लें, ठीक है, किसी कंडक्टर के लिए। अब अगर मैं मान लेता हूँ कि ये कोई एक लंबाई तो इस कंडक्टर की जो थी ज़्यादा थी, लेकिन इस पर मैंने एल लेंथ के लिए मान लिया, ठीक है। हम कैलकुलेशन एल लेंथ के लिए मान रहे हैं, और बेसिकली एल लेंथ भी नहीं तो हम एक यूनिट लेंथ के लिए करेंगे सारी कैलकुलेशन। अभी क्या है कि मान लो मुझे यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई पॉइंट पी है यहाँ निकालनी है, और इस कंडक्टर की वजह से, ठीक है। तो हमें, अगर हम पिछली वाली वीडियो के हिसाब से एक सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा इसके आसपास कंडक्टर के। तो अब एक अगर मान लो वायर है, तो उसके अगर आसपास एक ऐसा सरफेस कंसीडर करना है जो सिमेट्रिकल हो, तो एक सिलेंडर अगर कंसीडर कर लें तो देखते हैं कि ऑलमोस्ट ये हमारा ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा एज कम्पेयर टू अदर फिगर यहाँ पर। तो मैंने एक क्लोज सरफेस के लिए मैंने एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब मैंने ये मान रखा है कि इसकी लेंथ जो है ना सिलेंडर की, वो एल है। बेसिकली हम इस डेरिवेशन में जितनी भी जगह एल यूज़ करेंगे ना, वहाँ पर हम 1 कंसीडर करेंगे यूनिट लेंथ के लिए, ठीक है। अब पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब अगर ये चार्ज कंडक्टर है, अब मैंने मान लिया कि इसके एक यूनिट लेंथ पे क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे लॉन्ग कंडक्टर पे तो मे बी ज़्यादा चार्ज हो सकता है, लेकिन मैं यूनिट लेंथ के लिए एक क्यू चार्ज मान लेता हूँ, ठीक है, क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होंगी इसकी, ये तो मीन्स अगर ये है तो इधर भी होंगी, ऐसे इधर भी होंगी, इधर भी होंगी, और इधर भी हर डायरेक्शन में होंगी, और इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलेंगी। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बनाने की कोशिश करूँ तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, कुछ इस तरह से होंगी। अब अगर मैं बोलूँ कि जो ये पी पॉइंट है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मान लो ई है, ठीक है। तो और यहाँ पर पी पॉइंट के पास मैंने एक मान लो सरफेस मान लिया ये, ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर सेम जैसे पिछली बार कर रहे थे हम, ऐसे एरिया वेक्टर इधर की साइड है, और हम देख रहे हैं कि इधर यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे है, उसकी डायरेक्शन ऐसे है। तो इनके बीच का एंगल हम देखें अगर, तो थीटा इक्वल्स टू है 0 डिग्री। चलो यहाँ तक की बात तो ठीक थी। ये कर्व जितना भी होगा यूनिफॉर्म होगा, मीन्स सेम डिस्टेंस पे होगा यहाँ से, और हम इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि इससे एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। पॉइंट जो है पी एक्स डिस्टेंस पे है, और ये कर्व के सरफेस पे है, ठीक है, सिलेंडर के कर्व के सरफेस पे है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि भाई कि अगर ये भी तो है, ये वाला पोर्शन जो है सिलेंडर का, और ये वाला पोर्शन भी है, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मान लो एक दूसरा एलिमेंट में यहाँ पे मान लूँ एरिया का, और एक यहाँ पर मान लूँ, ठीक है, DA1 DA2, और ये हमने ए मान रखा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ की एरिया वेक्टर की बात करूँ तो इधर होगा इसके परपेंडिकुलर, और यहाँ के एरिया वेक्टर की बात करूँ तो इधर होगा। अब अगर मैं बात करूँ कि ये वाला एरिया वेक्टर जो है, इस वाले एरिया का वेक्टर जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ कितने एंगल बना रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और ये इसका एरिया वेक्टर इधर है। तो ठीक मान लो इसे मैं θ1 बोलता हूँ, इसे थीटा बोल रखा था, तो 90 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर देखो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर इधर, क्या है, यहाँ भी मैं θ2 90 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमने जो पिछली वीडियो में ये देखा था, ये वाली चीज़ मैं वही कर रहा हूँ। तो लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही माना था हमने सरफेस, यहाँ पर देखो
तीन है, एक नीचे वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो मैं तीनों सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रल अलग अलग करके जोड़ दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिख लूँ, फाई एल जो है टोटल फ्लक्स लिंकेज जो इस सिलेंडर से, वो बराबर होगा किसके किसके, पहले मैं इसके बारे में लिखता हूँ। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस, तो ये कर्व पोर्शन है तो वहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ, और ई डी ए कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू इसके लिए जो कर्व सरफेस था वहाँ से जो था उसके लिए क्या थी, 0 डिग्री, प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस जो हमारा टॉप सरफेस के लिए की बार देखें तो टी लिख देता हूँ बस यहाँ पर, अंडरस्टूड होगा उसके बाद कि टॉप सरफेस के लिए वाले के लिए ये ई डी ए कोस, एंगल कितना है यहाँ पर थीटा 1 आएगा तो थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री। सेम बॉटम के लिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ फॉर बॉटम पोर्शन के लिए, तो यहाँ पर ई डी ए कोस 90 डिग्री, ठीक है। अब कोस 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है, तो अब अगर मैं कहूँ कि ये वाली टर्म जो है हमारी और ये वाली टर्म जो है ये बराबर हो जाएगी 0 के, ठीक है। बचा क्या हमारा, ये वाला, ठीक है। अब ई हमारा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा इसका, और इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब ये इसकी इंटीग्रेशन का देखते हैं कैसे करेंगे, कि ये देखिए कि जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के लिए करना है, एरिया हो जाएगा इस पूरे सिलेंडर के लिए। अगर मैं बात करूं तो क्या ये होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए लिख लेता हूँ, होगा 2 पाई एक्स इंटू में एल। अगर मैंने आपको शुरू में बोला कि हम यहाँ पर जहाँ भी एल आएगा उसे हम यूनिट मान लेंगे, यूनिट लेंथ के लिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स। तो मैं इसकी जगह 2 पाई एक्स लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो फ्लक्स लिंक करता है वो बराबर होता है किसके, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ कितना चार्ज वो होल्ड कर रहा है। मैंने अपने आपसे बोला था यूनिट लेंथ के लिए मैं चार्ज को स्मॉल क्यू कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख लूँ मैं क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो फाई एल होगा, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, वो बराबर होगा किसके, 1/एप्सिलॉन टाइम्स, और हम अभी फिलहाल किसके के लिए बात कर रहे थे, यूनिट लेंथ के लिए, एल जो थी हमारी 1 थी उसके लिए बात कर रहे थे। और मैंने आपको जब बोला ये चार्ज क्यू जब लिखा था तो मैंने आपको बोला था कि मैं एक यूनिट लेंथ के लिए मान लेता हूँ कि इस पर चार्ज कितना है, क्यू। एक्चुअली होता क्या है कि ये ना यहाँ पर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट आता है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और उसकी अभी यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर एक यूनिट लेंथ के लिए क्यू मान ले रहा हूँ, तो अभी क्यू, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर में सेकंड मानता हूँ। क्या अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ये लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पर क्यू आएगा, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ये इसी पॉइंट पे ही नहीं, इस कर्व पे जितने भी पॉइंट है ना उस पे यही रहेगा, ठीक है। कि यूनिफॉर्म रहेगा भाई, सेम लेंथ जो कर्व होगा भाई हमारा सिलेंडर का, ये वाला जो ये डिस्टेंस होगी पूरी इसकी, वो तो सेम दूरी पे रहेगी। तो कर्व के हर एक पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला या फिर जो वैल्यू होगी ना वो ये होगी। अब हमारे पास ये है, तो अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए बस इसका इंटीग्रेशन करना है डीएस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, लेंथ के रिस्पेक्ट में। अब ये लेंथ के रिस्पेक्ट में मीन्स कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा, मान लो अगर कंडक्टर के सरफेस पे ही निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, आर टू इन्फिनिटी कर लेंगे। वो अब ये इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट आपको मैं अगली वीडियो में जब ये सब बताऊँगा तो बता दूंगा, ये डी एक्स। आई होप आपको ये आज समझ में आ गया होगा जितना ये सब मैंने बताया,
लेकिन अगर फिर भी आपका इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।